तो सबसे पहले मैं इंडिगो रिवॉल्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। इंडिगो रिवॉल्ट 1859-60 में हुआ था। ठीक है, 1859-60 में इंडिगो रिवॉल्ट की शुरुआत क्यों हुई थी? इंडिगो आपको पता है एक क्रॉप होती है जो जिससे बेसिकली ब्लू कलर की डाई बनती थी। इंडिगो की क्रॉप एक क्रॉप होती है जिससे एक ब्लू कलर की डाई बनती थी जो कपड़ों को, क्लोथ्स को कलर करने के लिए यूज होती थी। तो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था क्योंकि किसानों को यूरोपियन प्लांटर्स जो होते हैं, देर यूज टू लिव सम यूरोपियंस इन अवर कंट्री, जो यूरोप से यहाँ इंडिया में आके सेटल हो गए थे। तो यूरोपियन ट्रेडर्स कुछ हुआ करते थे। तो ये ट्रेडर्स इंडिया में आके रहने लगे और इंडिया में किसानों से डाई प्रोड्यूस करवाने लगे, इंडिगो क्रॉपिंग करवा के। और ये डाई को वो यूरोप में ले जाके बहुत हाई रेट पे सेल करते थे, जिससे उनको बहुत हाई प्रॉफिट मिलते थे। सो होता क्या था, ये जो यूरोपियन प्लांटर्स का सिस्टम था उसमें ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ यूरोपियन ट्रेडर्स को लैंड जो है डोनेट इन द सेंस असाइन करा हुआ था, जिसपे वो किसानों से खेती करवाते थे, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते। सो इसमें होता क्या था, जैसे एक यूरोपियन प्लांटर है, ये यूरोपियन प्लांटर एक किसान को खेती करने के लिए, क्योंकि किसान गरीब हुआ करते थे, कि ये जो यूरोपियन प्लांटर्स होते थे, ये ब्रिटिशर्स मतलब यूरोपियन ट्रेडर्स हुआ करते थे जो इंडिया में आकर सेटल हो जाया करते थे। और फिर ये क्या करते थे, ये गरीब किसानों को जिनके पास खेती करने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए या एग्रीकल्चरल इनपुट खरीदने के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो ये इनको क्रेडिट दिया करते थे। और क्रेडिट देने के बाद इनको बोला करते थे कि आप इंडिगो की फसल उगाइए, आप इंडिगो की फसल उगाएंगे तो हम आपको राइस की फसल या वीट की फसल उगाने में जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा हम आपको पैसे दिया करेंगे। कई बार ये ऐसा भी करते थे कि किसान से ये नहीं बोलते थे शुरुआत में कि हम आपसे इंडिगो उगवाएंगे। किसी किसान को अगर पैसे की जरूरत है खेती करने के लिए, तो ये यूरोपियन प्लांटर्स पहले उनको अट्रैक्ट करते थे कि आप हमसे पैसे ले जाओ, हम आपको सपोर्ट करते हैं, और आप हमको जब खेती किसानी आप कर लो तो जो भी राइस हो या वीट उगाओ तो उसको सेल करके आप पैसे हमको चुका देना। ये जानबूझ के क्या करते थे कि बहुत हाई रेंट पे अपना वो देते थे, कैपिटल देते थे। बहुत हाई रेंट पे ये जो है मनी इनको प्रोवाइड करते थे किसानों को खेती करने के लिए, क्योंकि इनको पता होता था हाई इंटरेस्ट रेट पे अगर ये इनको प्रोवाइड कराएंगे कैपिटल या क्रेडिट, तो किसान उसको वापस नहीं कर पाएगा। और एक बार जब ये किसान वापस नहीं कर पाता था पैसे, तो ये फंस जाता था। उसके बाद यूरोपियन प्लांटर्स इनको बोलते थे कि अब आपको जो है लैंड पे इंडिगो उगाना पड़ेगा। या तो आप इंडिगो उगाइए या फिर हमको पैसे जो आपने हमने आपको उधारी में दिए हुए थे वो हमको वापस ला के दीजिए। तो किसान के लिए वो पैसे ला के वापस देना तो पॉसिबल नहीं होता था, क्योंकि वो ऑलरेडी डेप्ट में है और उसको नई साइकिल जो करना है खेती की, उसके लिए भी पैसों की नीड है। तो यूरोपियन प्लांटर्स उनको एक ऑफर दिया करते थे कि एक काम करो, आप हमारी उधारी में वो पैसे तो आप चुका नहीं पा रहे, अब आपको खेती तो करनी ही है, अब हमको इंडिगो की क्रॉप की जरूरत है क्योंकि हमको डाई बना के यूरोप भेजना है। तो उसके लिए आप एक काम करो, हम आपको फिर से पैसे दे दे रहे हैं, क्योंकि आपको और कोई पैसे तो देगा नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी डेब्ट में हो। तो हम आपको पैसे दे देते हैं, आप लेकिन इंडिगो की क्रॉप उगाना, हम आपको पुराना डेब्ट या तो माफ कर देंगे या तो उसमें कुछ कंसेशन कर देंगे। तो किसान लालच में आके दोबारा से डेब्ट ले लेता था और इंडिगो ग्रो करना शुरू कर देता था, क्योंकि किसानों को ये नहीं पता था कि इंडिगो ग्रो करने के नुकसान क्या होते हैं। इंडिगो ग्रो करने के कई नुकसान होते थे। देखो, पहला तो जो हमारा किसान होता था उस टाइम पे, वो किसान दो ही चीजों के लिए ग्रो करता था। एक तो जितना भी ग्रो करता था उसको या तो वो मार्केट में जाके सेल करता था थोड़ा बहुत अमाउंट, और थोड़ा सा अमाउंट निकाल के वो अपनी फैमिली के लिए यूज करता था। साल भर में जितना भी ग्रो करा उसमें से उसकी फैमिली को जितना चाहिए साल भर में कंजम्पशन के लिए वो निकालता था और बाकी का सेल कर देता था। दिस वाज द सिस्टम विच यूज टू बी फॉलोड बाय पीजेंट, और इसमें वो सेटिस्फाइड था क्योंकि वो अपनी फैमिली को साल भर खिला पिला सकता है। सी, यू वांट टू अर्न मनी बिकॉज यू वांट टू बाय थिंग्स फॉर फूड। अगर आप फूड खुद ही ग्रो कर लेते हो तो आपको पैसों की तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ कपड़ों के लिए और घर को मेंटेन करने के लिए पैसों की नीड है आपको, क्योंकि उस टाइम हमारी लाइफस्टाइल कंजम्पशन बेस्ड तो थी नहीं। हम घर चलाने के लिए बस कमाने की कोशिश करते थे और थोड़े बहुत पैसे में हो जाता था। इंडिगो प्लांटर्स ने, यूरोपियन प्लांटर्स को इनको ये बोला कि आप अगर इतने एरिया में राइस या वीट उगाते हो तो आप इतने में नहीं उगाओगे, सिर्फ इतने में उगाओगे जिससे आपकी फैमिली का काम चल जाए, और बाकी के पूरे एरिया में आप इंडिगो ग्रो करोगे। इंडिगो ग्रो करने के दो इशू थे इंडिगो ग्रो करने के साथ। एक तो इंडिगो की ग्रोथ की जो क्रॉप थी उसकी एक साइकिल 6 मंथ में कवर होती थी। नॉर्मल जो क्रॉप होती है राइस वीट वगैरह, इनकी 4 से 4.5 महीने की लाइफ होती थी नॉर्मली ग्रोथ साइकिल। इंडिगो जो है 6 महीने की साइकिल एक कंडक्ट करता था। मतलब इस 6 महीने में अगर आपने इंडिगो ग्रो करी है तो आप और कोई क्रॉप नहीं लगा सकते। दूसरी क्रॉप अगर आप लगाते थे तो जनरली आप उसके साथ कोई और क्रॉप ग्रो कर सकते थे, जैसे आप राइस के साथ बाजू वाला थोड़ा सा एरिया काट के, मतलब हाफ एरिया में राइस लगाना चाहो तो हाफ एरिया में आप
वीट लगा सकते हो, ऐसा उसमें पॉसिबल होता था। मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, ये सब पॉसिबल होता था। बट इंडिगो की क्रॉपिंग करने के साथ इशू ये था कि अगर आपने इंडिगो की क्रॉप लगाई है तो आप और कोई क्रॉप नहीं लगा सकते, अदरवाइज इतनी ईल्ड ही नहीं होगी पहली चीज, कि आप उसको यूरोपियन प्लांटर को कुछ रिटर्न दे पाओ और यूरोपियन भी उसमें सेटिस्फाई हो पाए। तो एक तो आपको पूरा का पूरा एरिया इंडिगो के लिए यूज करना है। द सेकंड इशू इज इंडिगो जो है लैंड को डिग्रेड कर देता था। मतलब आपने 2-3 बार अगर इंडिगो की क्रॉप लगा दी तो आपकी लैंड की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि उसके बाद अगर आप सोचो कि आप वीट या राइस लगा लो तो आपकी यील्ड इतनी नहीं होगी कि आप सर्वाइव कर पाओ। तो ये यूरोपियन प्लांटर्स को ये बात पता थी, और इसलिए उनके यूरोप में ये खेती करना, इंडिगो की खेती करी भी नहीं जाती थी, और वहां पे यूरोप में इंडिगो की खेती करना पॉसिबल भी नहीं होता था, क्योंकि इंडिगो जो है ट्रॉपिकल क्रॉप होती थी। तो इसके लिए इंडिया का जो वार्म क्लाइमेट होता है ये बहुत अच्छा होता था अच्छी क्वालिटी की इंडिगो क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो ये चीजें हमारे पीजेंट्स को नहीं पता थी, इसीलिए यूरोपियन ट्रेडर्स ने उनको आसानी से शुरुआत में फंसा लिया। एंड बाय द टाइम हमारे पीजेंट्स को, हमारे किसान को या हमारे टेनेंट्स को ये बात पता चली या समझ में आई कि ये सिस्टम हमारे लिए बहुत ही बेकार है, इससे हम लॉस में जा रहे हैं, उससे हम फंस चुके हैं एक साइकिल में, तब तक बहुत लेट हो जाता था, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने डेप्थ में डूब चुके होते थे यूरोपियन प्लांटर्स के, कि यूरोपियन प्लांटर्स जब उनको ऑप्शन देता था कि भाई या तो डेप्थ चुका दो या तो इंडिगो की क्रॉप करो, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। इतनी उधारी चुकाना उसकी कैपेसिटी में ही नहीं होता था, इतनी जितनी हो चुकी होती थी, कि वो ऑप्शन चूज कर पाए इन दोनों में से, और उसके पास ऑप्शन नहीं बचता था कि उसको इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा। सो दिस वाज अ वेरी ऑपरेसिव सिस्टम। अगर कोई किसान ये चाहे कि वो सिस्टम को छोड़ भी दे, तो उस केस में ये जो यूरोपियन प्लांटर्स होते थे ये एक बेसिकली गुंडों की फौज इनकी होती थी, अलग से एक बेसिकली इनकी फौज होती थी आर्मी, जिनको लठियाल बोला जाता था। ये लठियाल जाके किसानों के साथ मारपीट करते थे। आपने देखा है बैंक वाले जो है ना, बैंक वाले बेसिकली बाहर से कुछ गुंडों को हायर करके रखती है, प्राइवेट बैंक वाले, स्पेशली जो छोटे बैंक होते हैं। अगर आपने लोन लिया है और अगर आप ईएमआई नहीं चुका रहे हैं ना, तो बैंक वाले गुंडों को यूज करके और आपको हेरेस करती है कॉल पे कि आपके घर में ये कर देंगे, आपका घर छीन लेंगे, आपके घर से निकाल देंगे। उसी तरह का सिस्टम ये यूरोपियन प्लांटर्स फॉलो करते थे, और इनकी जो आर्मी होती थी, जो गार्ड्स की आर्मी होती थी, उनको बोलते थे लठियाल। तो पहला तो इंडिगो सिस्टम के साथ इशू ये था कि इसमें आपके सबसे अच्छा लैंड जो होता था, जिससे आप सबसे ज्यादा राइस और वीट उगा सकते हो, वो इंडिगो के लिए डाइवर्ट हो जाता था। दूसरा, इसमें रिटर्न जो आता था बहुत लो होता था, क्योंकि इंडिगो से जो भी कमाई होती थी वो पूरी की पूरी यूरोपियन प्लांटर्स की होती थी। ये इनको सिर्फ उतना ही देते थे जितने में ये सर्वाइव कर पाए, कभी कभी उतना भी नहीं देते थे, और बोल देते थे आपने खेत के एक छोटे से कोने से जो राइस और वीट जितना उगाया उतने में आप काम चला लो, दिस इज योर अर्निंग, दिस वॉज योर वेज। अब वो खाना इतना भी नहीं होता था कि वो साल भर उसमें सरवाइव कर पाए, तो खाना खरीदने के लिए भी फिर उनको अलग से डेप्ट लेना पड़ता था, कि खाना खरीदना है तो उसके लिए आप डेप्ट दे दो, तो और वो डेप्ट में फंसते जाते थे। जब ये कहानी चल रही थी तभी बंगाल के टाइम पे, बंगाल में एक 1859-60 के टाइम पे एक एक गवर्नर बने जिनका नाम था जॉन पीटर ग्रांट। थे तो ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर बंगाल के, बट इनका जो इंक्लिनेशन था, इनकी जो सिंपति थी वो पीजेंट्स के साथ थी। इनको पता था कि कैसे पीजेंट्स को यूरोपियन प्लांटर बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं उनका ये सपोर्ट था। उन्होंने जजेस को एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि अगर आपको लगता है किसी किसान के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि उसके फेवर में कोई डिसीजन ले लो, वरना अदरवाइज ये चल रहा था कि यूरोपियंस जो थे पहले के टाइम पे, यूरोपियन जजेस जो थे या गवर्नर्स जो आते थे जॉन पीटर ग्रांट के पहले, वो प्लांटर्स को ही फेवर करते थे और प्लांटर्स के ही सपोर्ट में सारे डिसीजन लेते थे। अगर कोई किसान अपनी अर्जी लेके जाता भी था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उस केस में यूरोपियंस जो है अपने उनको प्लांटर्स को ही फेवर करते थे। जब जॉन पीटर ग्रांट आए तो इन्होंने जो अपने जजेस जो है उनको इंस्ट्रक्शन दिए, उससे उससे काफी सारे जजेस जो है मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए कि हाँ हमको थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइटेशन कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहिए। बट एक जज थे जिन्होंने बहुत अच्छे से इसमें रूलिंग दी। एक एक कालाराव नाम की एक विलेज थी बंगाल में, जहाँ पे किसान और लठिया, ये जो प्लांटर्स थे, इनके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया एक बार इंडिगो कल्टीवेशन को लेके। तो यहाँ पे जो जज थे जिनका नाम था हेमचंद्र कर, इन्होंने एक रूलिंग दी, जिस रूलिंग में इन्होंने ये बोला कि भाई ये यूरोपियन प्लांटर्स जबरदस्ती किसानों से इंडिगो ग्रो नहीं करवा सकते अगर किसान की इच्छा नहीं है तो इस जब ये रूलिंग आई तो ये रूलिंग ने पीजेंट्स को, पूरे रीजन के पीजेंट्स को एकदम हिला के रख दिया। जैसे ये न्यूज फैली आग की तरह कि किसान यूरोपियन प्लांटर्स को मना कर सकते हैं कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करना है। बट दिस वाज जस्ट वन रूलिंग, बाकी के जजेस ने कोई रूलिंग नहीं दी ऐसी। बाकी के जजेस अभी भी डर डर के यूरोपियन प्लांटर्स को फेवर कर रहे थे, ये सोच के कि यूरोपियन प्लांटर्स उनको कुछ नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब हेमचंद्र कर जी ने ये रूलिंग दी, ये जज ने, तो फिर उसके बाद पीजेंट्स में एक आइडिया आया कि मतलब अगर हम लीगली फाइट करें प्लांटर्स के अगेंस्ट में,
तो कहीं ना कहीं हमारे पास स्कोप है कि हम प्लांटर्स से जीत सकते हैं। अभी क्या था, पीजेंट अकेले रहते थे, एसोसिएशन बना के नहीं रहते थे, कभी मिल के उन्होंने अपने आप को यूनाइट करके ग्रुपिंग नहीं बनाई, तो वो प्लांटर्स से कभी भी डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन या लड़ाई नहीं कर पाए। तो जब ये हेमचंद्र कर की रूलिंग हुई तो किसानों को मोटिवेशन आया, और बिगनिंग हुई कहाँ से, नाडिया नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहां पे दो लीडर्स थे, दिगंबर विश्वास और विश्व विश्वास। तो ये दो, विष्णु विश्वास, ये दो भाई थे। इन दो भाई ने लीडरशिप ली और इन दो भाई ने किसानों को वहां पे ऑर्गेनाइज करना शुरू करा और ये समझाना शुरू करा कि हेमचंद्र का कालाराव की तरह अगर हम भी अपने पीजेंट्स को, हम लोग मिलके काम करें और अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, तो हम कोर्ट में यूरोपियन प्लांटर्स के जो एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, ये जो करेंटली चल रहा है, उसके अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू करा। बाय द टाइम 1860 का ईयर आया, तब तक जितने भी बंगाल के डिस्ट्रिक्ट थे जहां जहां पे इंडिगो की खेती होती थी या जबरदस्ती करवाई जाती थी यूरोपियन प्लांटर्स से, वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में सारे के सारे किसान जो हैं वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए, अपने आप में ऑर्गेनाइज हो गए। अब यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, ऑब्वियसली उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि प्लांटर्स जो हैं, इंडिगो प्लांटर्स या इंडिगो जो पीजेंट है, जो पीजेंट्स इंडिगो ग्रो कर रहे हैं, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और हमारे अगेंस्ट में फाइट करें। तो उन्होंने बेसिकली एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट थी, उनको फोर्स करा कि आप एक लॉ बनाइए जो रैयट्स हैं, रैयट्स मतलब जो पीजेंट और टेनेंट्स हैं, उनको फोर्स करे कि वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या है भाई, यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं जब उधारी देते थे किसान को, तो किसान से पेपर पर लिखवा के अंगूठा लगवाते थे कि भाई आप बदले में हमारे लिए इंडिगो की कल्टीवेशन करोगे। अब जब ये पीजेंट्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे और यूरोपियन प्लांटर्स को रिफ्यूज करने लगे कि अब हम ये नहीं करेंगे, इंडिगो की कल्टीवेशन नहीं करेंगे, तो ये जो लेजिस्लेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये टेम्पोरेरी लेजिस्लेशन पास किया कि रैयत जो है वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करें, या तो वो डेप्ट रीपे करें या फिर उनको इंडिगो कल्टीवेशन करके दें। तो कोर्ट में बहुत सारे केसेस लगने लगे। ठीक है, ये जो एसोसिएशन बनी थी पीजेंट्स की, इन्होंने कोर्ट में जाके अपने आप को केस लगाना शुरू कर दिया कि ये इंडिगो हमसे जबरदस्ती उगवाई जा रही है। हम डेप्ट पे कर सकते हैं, बट डेप्ट पे करने के दूसरे भी तरीके हैं, बट ये डेप्ट का जो तरीका है, ये जो डेप्ट का सिस्टम है, ये जबरदस्ती जानबूझ के बनवाया गया है ताकि हमको एक्सप्लॉइट किया जा सके इंडिगो कल्टीवेट करवा के। तो जॉन पीटर ग्रांट जो थे, ये जॉन पीटर ग्रांट जो यहाँ के गवर्नर थे, जॉन पीटर ग्रांट ने भी इस लेजिस्लेशन को, जो पीजेंट को फोर्स करता था, उस लेजिस्लेशन को 6 मंथ के बियॉन्ड एक्सटेंड करने से मना कर दिया। जॉन पीटर ग्रांट ने बोला कि ये जो लेजिस्लेशन है, ये किसानों को, ये जो लेजिस्लेशन है जो किसानों को ये डायरेक्ट करता है कि वो इंडिगो ग्रो करके दे प्लांटेशंस को, ये सिर्फ 6 महीने के लिए अप्लाई होता है। 6 महीने क्यों? क्योंकि इंडिगो की एक क्रॉप कितने दिन, एक सीजन, एक साइकिल कितने दिन के लिए चलती है? 6 महीने के लिए। 6 महीने में इंडिगो की क्रॉप ग्रो हो सकती है। तो जॉन पीटर ग्रांट ने ये डायरेक्शन दिया कि ये जो लॉ है, जो किसानों को इंडिगो कल्टीवेट करने पे मजबूर करता है, ये सिर्फ 6 महीने के लिए अप्लाई होगा। 6 महीने के बाद कोई भी यूरोपियन प्लांटर फोर्स नहीं कर सकता किसानों को इंडिगो ग्रो करने के लिए। इससे क्या होगा, यूरोपियन प्लांटर्स को भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। ग्रांट का ये मानना था, आपको ये इनका ये कहना था कि यूरोपियन प्लांटर्स का ये मानना है कि हमने उधारी दी है तो इंडिगो ग्रो करवाना हमारा हक बनता है। तो ग्रांट ने बोला ठीक है, हम आपको 6 महीने के लिए अलाउ कर रहे हैं, आप एक काम करिए, किसानों से इंडिगो ग्रो करवा लीजिए, किसान आपको इंडिगो ला के देगा और उस इंडिगो से आप पैसे कमा के अपना डेप्ट रिफिल कर लीजिएगा, लेकिन दोबारा आप इंडिगो ग्रो करने के लिए उसको डेप्ट नहीं दे सकते, या ये नहीं बोल सकते कि हम आपको पैसे दे रहे हैं तो आपको इंडिगो ग्रो करना ही पड़ेगा। तो जब ये चीज हुई तो अब यूरोपियन प्लांटर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि 6 महीने तक तो वो इंडिगो ग्रो करवा सकते हैं किसानों से, उसके बाद नहीं करवा सकते। बट इंडिगो प्लांटर्स जो हैं, यूरोपियन प्लांटर्स जो थे, वो इंडिगो का जो ग्रो करवाना है, इंडिगो की जो कल्टीवेशन है, उसको बंद नहीं करना चाहते थे। रीजन वॉज, इंडिगो उनको बहुत ज्यादा, इंडिगो से बनने वाली डाई उनको बहुत ज्यादा पावर्स देती थी। इंडिगो से बनने वाली जो डाई होती थी, जो यूरोपियन मार्केट्स में बिकती थी, वो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती थी। तो इसीलिए जब 6 महीने एंड हो गए, तो प्लांटर्स जो हैं, यूरोपियन प्लांटर्स जो हैं, उन्होंने अपनी जमींदारी पावर को यूज करना अब शुरू करा और इन्होंने किसानों को बोला कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे और इंडिगो ग्रो नहीं करोगे, तो हम आपको अपने खेत से निकाल देंगे, ये बोल के कि आप हमको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहे हो जो हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी होती है। तो इन्होंने रेंट बढ़ा दिया जमीन किसानों का। किसानों से जो रेंट कलेक्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने के लिए, यूरोपियन प्लांटर्स ने किसानों के ऊपर वो रेंट बढ़ा दिया और किसानों को ये बोल दिया, या तो आप जो रेंट हम बढ़ा रहे हैं, या तो आप हमको रेंट बढ़ा हुआ रेंट दो, या फिर इंडिगो कल्टीवेट करो। उनका ये मानना था यूरोपियन प्लांटर्स का कि अगर हम रेंट बढ़ा देंगे तो किसान मजबूर हो जाएगा फिर से कि हम इंडिगो ग्रो कर लेते हैं ताकि उसको रेंट कम देना पड़े।
लेकिन इस बार किसान जो थे वो तैयार नहीं थे, रेडी नहीं थे, उनको पता था कि एक्सप्लॉयटेशन का सेकंड दूसरा तरीका यूरोपियन प्लांटर्स ने ढूंढा है। तो फिर उन्होंने एक नया कैंपेन स्टार्ट किया, दैट इज नो रेंट कैंपेन, जिसके अंदर में उन्होंने बोल दिया कि अगर यूरोपियन प्लांटर्स ज्यादा रेंट या बढ़ा हुआ रेंट हमसे लेने की कोशिश करते हैं तो उसके केस में हम उनको रेंट ही नहीं देंगे, बढ़ा हुआ तो छोड़िए, हम बिल्कुल ही रेंट नहीं देंगे। तो जब इतना ज्यादा रेजिस्टेंस आया, यूनाइटेड तरीके से रेजिस्टेंस आया, सारे किसानों ने मिलके उनको मना कर दिया कि अब हम रेंट ही नहीं देंगे अगर आप रेंट हमारे ऊपर बढ़ाओगे तो फिर यूरोपियन प्लांटर्स को समझ में आया कि अब उनके पास की बात नहीं है कि वो किसानों को कंट्रोल कर पाए, और इसलिए फिर उन्होंने गिव अप कर दिया और फिर यूरोपियन प्लांटर्स उस रीजन को छोड़ के वापस चले गए। तो ये मूवमेंट आप देखेंगे कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ, हमारे किसानों ने यूरोपियन प्लांटर्स को अपने रीजन से बाहर निकाल दिया। इसका रीजन का सक्सेस का रीजन क्या था? पहला तो इनिशिएटिव, ब्रिटिश यूरोपियन जो प्लांटर्स थे, मतलब हमारे जो पीजेंट्स थे, उन्होंने मिलके पहली बार यूनाइटेड एक फ्रंट बनाया था, मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करने की कोशिश करी थी। द सेकेंड रीजन फॉर सक्सेस वॉज कोऑपरेशन। अगर इन किसानों के बीच में कोऑपरेशन नहीं होता और इनका एफर्ट जो था, इनका जो रेजिस्टेंस जो था, इनका जो प्रोटेस्ट था, वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करते ये, तो उस केस में भी ये मूवमेंट फेल हो जाता। द थर्ड रीजन वॉज इंटरवेंशन ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ बंगाल। बंगाल की कई सारी एजुकेटेड मिडिल क्लास, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग, आप याद करिए हम बात कर रहे हैं कौन सी ईयर की, अभी 1859, ठीक है। और बाय द टाइम 1859 बहुत सारे हमारे मिडिल क्लास लोग थे जो ब्रिटिश की जो यूनिवर्सिटीज ब्रिटिशर्स ने सेट करी थी। मैकॉले आया था 1833 में, उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सेट हुई थी, जैसे एल्फिंस्टीन कॉलेज सेट हुआ था पुणे में, बॉम्बे की यूनिवर्सिटी सेट हुई थी, बंगाल में कलकत्ता में यूनिवर्सिटी सेट हुई थी, रुड़की में कॉलेज सेट हुआ था। तो ऐसी जितनी सारी यूनिवर्सिटी जो बनी थी, यहाँ से बहुत सारे लोग हमारे इंडियंस पढ़ लिख के निकलने लगे थे। और ये एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थी, इनको समझ में आता था कि एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल्स थे, इन्होंने न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स, मैगजीन में आर्टिकल्स लिखना शुरू करे और लोगों को अवेयर कराना शुरू करा कि आपके हक क्या हैं, आप कैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट कर सकते हो, आप कैसे लॉ के का यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश यूरोपियन प्लांटर्स। तो उनमें प्रोमिनेंट कौन कौन से थे? जैसे हरीश चंद्र मुखर्जी थे, इन्होंने हिंदू पैट्रियट नाम से एक मैगजीन आती थी, उसमें आर्टिकल लिखना शुरू करा, ठीक है। द सेकंड वाज दीन बंधु मित्रा। इन्होंने दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण नाम से एक आर्टिकल जो है वो शुरू करा लिखना, नील दर्पण नाम की एक मैगजीन में लिखना शुरू करा। द थर्ड वाज अ न्यूज़पेपर, दैट इज सोम प्रकाश न्यूज़पेपर। तो सोम प्रकाश न्यूज़पेपर में भी, ये जो एक न्यूज़पेपर था, इन्होंने भी आर्टिकल्स लिखना इसमें शुरू करे कि कैसे यूरोपियन प्लांटर्स जो है इंडिगो की खेती करवा के वो उसमें एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं फार्मर्स का। 1863 तक आते आते इतना ज्यादा रेजिस्टेंस चला, मतलब यूरोपियन प्लांटर्स इतना फास्ट रेट से उन्होंने माइग्रेट करना, भागना शुरू करा कि बाय द टाइम 1863 के इंडिगो का कल्टीवेशन पूरा का पूरा खत्म हो गया बंगाल से। पूरा बंगाल, जो जिसमें आधे से ज्यादा बंगाल की जो अच्छे लैंड थे, इन पे इंडिगो कल्टीवेशन होता था 1859 में। इस रिवॉल्ट के बाद, इंडिगो रिवॉल्ट के बाद 1863 तक आते आते इंडिगो कल्टीवेशन पूरा खत्म हो गया। लेकिन फिर शुरू कहाँ हो गया? बिहार में। और बिहार में इंडिगो कल्टीवेशन चलता रहा कब तक? 1988 1918 तक, जब तक महात्मा गांधी जी नहीं आए और फिर उन्होंने चंपारण सत्याग्रह करके इस मूवमेंट को खत्म नहीं किया। सो ये हम बिहार वाला जो चंपारण सत्याग्रह है, जिसमें इंडिगो कल्टीवेशन को स्टॉप किया था, उसके अगेंस्ट में फाइट हुई थी, उसको हम अलग से पढ़ेंगे जब महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। सो इंडिगो रिवॉल्ट जो हुए थे वो दो फेज में हुए थे। एक इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था बंगाल में, दैट वाज इन द ईयर 1859, जो हमने अभी पढ़ा। इनके लीडर्स का नाम याद रखिएगा जो अभी मैंने ऊपर बताए थे। और दूसरा इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, दैट वाज इन द ईयर 1980 बाय 1917 बाय द नेम ऑफ चंपारण सत्याग्रह अंडर महात्मा गांधी। ठीक है, सो ये कंप्लीट होता है हमारा इंडिगो रेवोल्यूशन ऑफ 1859।